कल्पना कीजिए प्रकृति की दुनिया के एक ऐसे योद्धा की जो इतना डरपोक या कह लें इतना नाजुक है कि ये हवा के हल्के से झोंकी से या बस किसी के छूने मात्र से ही वो बेहोश सा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी हथियार डाल देता है और खुद को सिकोड़ कर छिपा लेता है। एग्जैक्टली मतलब पहली नजर में ये कोई बहुत ही कमजोर जीव या पौधा लगेगा, लेकिन क्या हो अगर यही कमजोर सा दिखने वाला पौधा असल में एक ऐसा अचूक चिकित्सक हो जो शरीर के बहते हुए खून को तुरंत रोक सके। और सिर्फ खून ही नहीं, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें इतनी शक्ति है कि ये एक पूरे घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाला एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना सकता है। हाँ, और ये विरोधाभास ना सुनने में किसी फैंटेसी फिल्म की कहानी लग सकता है, लेकिन मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये पूरी तरह से सच है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र एक ऐसा ही रहस्यमयी पौधा है जिसे दुनिया छुई मुई, लाजवंती या संकोचनी के नाम से जानती है। नमस्कारी भी कहते हैं इसे कई जगह। बिल्कुल, नमस्कारी भी। तो आज हम इसके इसी अनोखे सुरक्षा तंत्र को डिकोड करेंगे, मतलब भौतिक स्तर से लेके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर तक। और हमारे स्रोत होंगे प्राचीन ग्रंथ, आयुर्वेद और लोक कथाएं। ये विरोधाभास ही ना इस विषय को इतना आकर्षक बनाता है। मतलब अक्सर जो चीजें बाहर से सबसे ज्यादा नाजुक या संवेदनशील दिखती है ना, हाँ, वे अपने भीतर अस्तित्व को बचाने की सबसे मजबूत प्रणालियां विकसित कर लेती हैं। सही बात है। छुई मुई केवल एक सड़क किनारे उगने वाली कोई जंगली घास नहीं है। जब हम आयुर्वेद या प्राचीन लोक कथाओं के नजरिए से इसका विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये पौधा असल में संरक्षण यानी प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा मास्टर क्लास है। तो चलिए इसके उस सबसे पहले और सबसे मशहूर गुण से शुरुआत करते हैं जिसने इसे इसका नाम दिया है, यानी इसकी संवेदनशीलता। हाँ, वो छूते ही सिकुड़ जाना। बिल्कुल, कोई इंसान या जानवर जैसे ही इसकी पत्तियों को छूता है वे तुरंत सिकुड़ जाती हैं, जैसे मुरझा गई हों, और फिर कुछ देर बाद वे वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। अगर सच कहूं तो कभी-कभी मैं सोचता हूं कि काश इंसानों में भी ऐसा कोई श्रिंक एंड हाइड मैकेनिज्म होता। अरे हाँ, मतलब जैसे ही कोई अनचाहा व्यक्ति या बॉस सामने आए तो इंसान खुद को सिकोड़कर अदृश्य कर ले। बिल्कुल, लेकिन मजाक से हटकर अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे की क्या प्रक्रिया है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। इसे ना थिग्मोनेस्टी कहा जाता है। थिग्मोनेस्टी? हाँ, और ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक बहुत ही तेज हाइड्रोलिक प्रणाली है। छुई मुई के हर पत्ती के आधार पर एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे पुल्विनस कहते हैं। अच्छा, पुल्विनस। हाँ, और यह हिस्सा पानी से भरा होता है जो पत्ती को तना हुआ और सीधा रखता है। इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो मतलब पानी का दबाव उसे सीधा रखता है। एग्जैक्टली। और जैसे ही कोई बाहरी स्पर्श होता है ना पौधे का, वो जैविक सेंसर ट्रिगर हो जाता है। 1 सेकंड के भीतर ही पोटेशियम आयन कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे पीछे पानी भी तुरंत बाहर निकल जाता है। अरे वाह, 1 सेकंड के भीतर? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी फूले हुए गुब्बारे से अचानक हवा निकाल दी जाए। दबाव खत्म होते ही पत्तियां सिकुड़ कर गिर जाती हैं। तो बेसिकली ये उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म। जी, ये असल में पौधे का खुद को शाकाहारी जानवरों से बचाने का तरीका है। मतलब एक सिकड़ी हुई सूखी सी दिखने वाली पत्ती किसी जानवर को खाने के लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती ना। ये तो सच में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, एक माइक्रोस्कोपिक वाटर पंप की तरह जो खतरे के समय काम करता है। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है हमारे पूर्वजों का नजरिया। हाँ, उनका दृष्टिकोण तो हमेशा से ही बहुत गहरा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने इस हाइड्रोलिक प्रणाली को केवल एक जैविक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसके चारों ओर जो कथाएं रची वे भावनाओं और संवेदनाओं से भरी हुई हैं। क्या आप माता सीता वाली इस लोक कथा के बारे में बता सकती हैं? हाँ, एक बहुत ही सुंदर कथा है। इसके अनुसार ना इस पौधे की उत्पत्ति माता सीता के आंसुओं से हुई है। अच्छा, आंसुओं से? हाँ। जब रावण द्वारा हरण के बाद माता सीता अशोक वाटिका में अत्यधिक पीड़ा में थीं, तब उनके आंसुओं से छुई मुई का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब भी कोई राक्षस या रावण उनके करीब आता तो माता सीता भय और संकोच से सिकुड़ जाती थीं। बहुत गहरी बात है। और यही पवित्रता और लज्जा का गुण इस पौधे में समा गया।
अगर हम इस कथा को गहराई से समझें तो ये केवल एक मिथक नहीं है, ये प्राचीन लोगों का मनोविज्ञान है। यानी वो प्रकृति को एक जड़ वस्तु नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं, वे उसमें चेतना और संवेदना देखते थे। उन्होंने पौधे की इस रक्षा प्रणाली को मानव की सबसे गहरी भावना यानी अपने सम्मान और पवित्रता की रक्षा के साथ जोड़ दिया। वाकई कमाल का ऑब्जर्वेशन था उनका। और मैंने स्रोत में एक और कथा के बारे में पढ़ा था जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति की वो कथा बताती है कि जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो उस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर छलक गईं। और उन्हीं बूंदों से छुई मुई बनी। जी, मान्यता तो यही है कि उन्हीं दिव्य बूंदों से छुई मुई का जन्म हुआ। तो ये जो अमृत वाली बात है ना, ये मुझे एक बहुत बड़ा संकेत लगता है। मतलब प्राचीन काल से ही इस पौधे को अमरता या कम से कम जीवन रक्षक औषधियों की श्रेणी में रखा गया था। बिल्कुल, और इसी वजह से आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है। हाँ, और आयुर्वेद पर जाने से पहले एक और दिलचस्प कनेक्शन जो सामने आता है वो है इसका भगवान शिव से जुड़ाव। मतलब सावन या सोमवार को शिवलिंग पर इसके फूल चढ़ाने का विधान है। अब कोई भी सोच सकता है कि शिव तो संहारक और वैरागी हैं, उनका इस छुई मुई से क्या लेना देना? सारा रहस्य ना इसी वैराग्य शब्द में छिपा है। अच्छा, कैसे? देखिए, वैराग्य का अर्थ है बाहरी दुनिया के प्रलोभनों और स्पर्श से खुद को अलग कर लेना और अपने भीतर सिमट जाना। छुई मुई का पौधा बिल्कुल यही करता है। जैसे ही कोई बाहरी हस्तक्षेप होता है वो खुद को समेट लेता है। एग्जैक्टली। ये शिव के ध्यान और बाहरी दुनिया से उनकी विरक्ति का एकदम सटीक प्राकृतिक प्रतीक है। क्या बात है! मतलब भौतिक संवेदनशीलता, मनोवैज्ञानिक पवित्रता और आध्यात्मिक वैराग्य, ये तीनों चीजें इस एक छोटे से पौधे में आकर मिल जाती हैं। हाँ, और ये तो सिर्फ इसका प्रतीकात्मक रूप है। इसका असली चमत्कार तो तब शुरू होता है जब हम इसकी उस अमृत वाली कथा को आयुर्वेद की कसौटी पर कसते हैं। बिल्कुल। अगर इसके औषधीय फायदों को नजर डाली जाए तो ये मुझे किसी बोटैनिकल स्विस आर्मी नाइफ से कम नहीं लगता। बोटैनिकल स्विस आर्मी नाइफ, ये बहुत अच्छी उपमा है ना? क्योंकि आयुर्वेदा में इसके पंचांग यानी पत्ते, तना, फूल, जड़ और बीज सबका इस्तेमाल होता है। और स्रोत में बताया गया है कि इसका स्वाद कसैला होता है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। हाँ, तासीर में ये शीतल होता है जो कि पित्त और कफ को शांत करता है। तो अगर मैं पूछूं कि शरीर के स्तर पर इसका ये जो संरक्षण तंत्र है वो कैसे काम करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये पौधा बाहर से खुद को शांत और सिकुड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह ये शरीर के भीतर जाकर सूजन और गर्मी को भी शांत करता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहाँ हमें उस प्रोटेक्शन वाले विषय को शरीर के भीतर ले जाना होगा। जिस तरह ये पौधा बाहर से खुद को सिकोड़ कर बचाता है, उसी तरह ये शरीर के ऊतकों को यानी टिश्यूज को भी सिकोड़ने का काम करता है। अच्छा, ऊतकों को सिकोड़ना? हाँ, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है इसका रक्तस्राव यानी बहते हुए खून को रोकने का गुण। आयुर्वेद कहता है कि इसके ताजे पत्तों को पीसकर सीधे घाव पर लगा देना चाहिए, जिससे खून तुरंत रुक जाता है। जी, और घाव भी जल्दी भरता है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है कि पत्तों को पीसते समय उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब आमतौर पर तो जड़ी बूटियों का लेप बनाने के लिए थोड़ा बहुत पानी इस्तेमाल होता ही है ना? हाँ, नॉर्मली होता है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ये बिना पानी वाली हिदायत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, छुई मुई के पत्तों में टैनिन और कुछ खास एल्कलॉइड्स बहुत उच्च मात्रा में होते हैं। इन रसायनों का काम होता है ऊतकों को सिकोड़ना। इसे मेडिकल भाषा में वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। जी, जब ताजे पत्तों को बिना पानी के पीसा जाता है तो इन रसायनों की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक होती है। अच्छा, तो पानी मिलाने से वो डाइल्यूट हो जाएंगे। बिल्कुल। ये गाढ़ा लेप त्वचा पर लगते ही कटी हुई रक्त वाहिकाओं को तुरंत सिकोड़ देता है और एक भौतिक परत बना लेता है जिससे खून बहना बंद हो जाता है। अगर पानी मिला दिया तो उनका तुरंत असर करने वाला प्रभाव खत्म हो जाएगा। वाकई ये तो सच में किसी फर्स्ट एड किट की तरह काम करता है। और इसका ये सिकोड़ने और ठंडा करने वाला गुण
शायद पाचन और पेट की बीमारियों में भी बहुत काम आता है। हाँ, पेट की गैस और कब्ज के लिए इसके पत्तों का काढ़ा खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो प्रयोग मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है भयंकर बवासीर या पाइल्स का इलाज। मतलब स्रोत में उल्लेख है कि छाया में सुखाए गए इसके पत्तों का चूर्ण अगर गाय के ताजे मट्ठे के साथ लिया जाए तो खूनी और बादी दोनों तरह की बवासीर में असाधारण लाभ होता है। यहाँ पर ना तासीर यानी शरीर पर औषधि के तापमान का सिद्धांत काम करता है। वो कैसे काम करता है? देखिए, बवासीर मूल रूप से शरीर के निचले हिस्से में नसों की अत्यधिक सूजन और शरीर की बढ़ी हुई गर्मी का परिणाम है, जिसे पित्त दोष कहते हैं। हाँ, सूजन और गर्मी। अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए, मट्ठा अपने आप में बहुत शीतल और पाचन को सुधारने वाला होता है। छाछ तो ठंडी होती है। हाँ, और छुई मुई की तासीर भी अत्यधिक ठंडी है। साथ ही उसमें ऊतकों को सिकोड़ने वाला एस्ट्रिंजेंट गुण है। जब ये दोनों मिलते हैं तो वे गुदा मार्ग की सूजी हुई नसों की गर्मी को शांत करते हैं और उन्हें वापस उनके सामान्य आकार में सिकोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। ये भीतर से लगी हुई आग पर ठंडे पानी की फुहार डालने जैसा है। ये पैटर्न बहुत दिलचस्प है। यानी भीतर जाकर भी ये सूजन को उसी तरह शांत करता है जैसे बाहर ये सिकोड़कर शांत हो जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए भी ये एक संजीवनी की तरह बताया गया है। मैंने पढ़ा कि जड़ का पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर में इंसुलिन का निर्माण सही तरीके से होता है। हाँ, और आधुनिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि छुई मुई की जड़ में ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। अच्छा, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन बनाती हैं। जी, यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में एक उत्प्रेरक का काम करता है। वाकई आयुर्वेद का विज्ञान बहुत गहरा है। और गठिया या जोड़ों के दर्द के लिए जो विधि बताई गई है वो तो और भी अनूठी लगी मुझे। हाँ, वो सरसों के तेल वाली विधि ना। हाँ, उसमें सरसों के तेल में छुई मुई के पत्तों और जड़ को तब तक पकाना है जब तक वे पूरी तरह जलकर काले ना हो जाएं। फिर उस तेल से मालिश करनी है। मतलब ये प्रक्रिया तो काफी लंबी है लेकिन बहुत वैज्ञानिक है। देखिए, गठिया में जोड़ों के बीच भयंकर सूजन और जकड़न होती है। इन्फ्लेमेशन होता है। हाँ, जब हम इसके पत्तों और जड़ को सरसों के तेल में धीमी आंच पर पकाते हैं तो इसके सभी सूजन रोधी तत्व धीरे धीरे तेल में अवशोषित हो जाते हैं। यानी वो सारे गुण तेल में आ जाते हैं। बिल्कुल। और सरसों का तेल एक कैरियर ऑयल का काम करता है जो मालिश करने पर उन औषधीय तत्वों को त्वचा के भीतर जोड़ों तक गहराई से पहुंचाता है। सच में ये एक ऐसा पौधा है जो सिर से लेकर पैर तक हर बीमारी का इलाज समेटे हुए है। स्रोत में ये भी है कि बीजों के चूर्ण को गर्म दूध के साथ लेने से शारीरिक दुर्बलता और पुरानी थकान मिटती है। और जड़ का रस शहद के साथ मिलाकर लेने से पुरानी खांसी और फेफड़ों की जकड़न खुलती है। और पत्तों का रस त्वचा के हर तरह के संक्रमण से लेकर स्त्रियों के मासिक धर्म की समस्याओं तक में कारगर है। लेकिन अब इस चर्चा को ना हम उस दिशा में मोड़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। आप तंत्र विद्या और ऊर्जा के संरक्षण की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जो पौधा हमारे शरीर की इतनी गहराई से रक्षा कर सकता है, प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार वो हमारी ऊर्जा यानी ऑरा और हमारे घर की भी रक्षा कर सकता है। यहीं पर आकर विज्ञान, मनोविज्ञान और रहस्यवाद की सीमाएं आपस में टकराने लगती हैं। प्राचीन तंत्र शास्त्र मानता है कि वनस्पतियों में केवल रासायनिक तत्व ही नहीं होते बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा भी होती है। हाँ, एक सूक्ष्म ऊर्जा जो इंसान की ऊर्जा के साथ जुड़ सकती है। छुई मुई को ईश्वरीय शक्ति, विशेषकर माता नवदुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना गया है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। माफ कीजिएगा, लेकिन तंत्र शास्त्र में एक उपाय बताया गया है बुरी नजर या ईवल आई से बचने का। इसमें कहा गया है कि रविवार को सूर्योदय से पूर्व प्रार्थना के साथ पौधे की जड़ लाई जाए। जी बिल्कुल। और फिर उसे गंगा जल से धोकर काले धागे में बांधकर गले या दाहिनी भुजा पर पहना जाए। अब विज्ञान और आयुर्वेद की बातें तो समझ आती हैं कि लेप लगाने से खून रुक जाएगा, लेकिन एक सूखी हुई जड़ को धागे में बांधकर पहन लेने से कोई अदृश्य नजर या नकारात्मकता कैसे रुक सकती है? आपका संशय बिल्कुल जायज है। मतलब क्या ये पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं लगता? देखिए, अगर इसे केवल एक भौतिक धागे और जड़ के रूप में देखा जाए तो ये तर्कहीन लगेगा, लेकिन इसे समझने के लिए ना हमें मानव मनोविज्ञान और बिलीफ सिस्टम की गहराई में जाना होगा। बिलीफ सिस्टम यानी विश्वास।
का असर। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर अटूट विश्वास करता है तो उसका दिमाग एक रक्षा तंत्र तैयार करता है। मनोविज्ञान इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहता है। प्लेसिबो। लेकिन ये प्लेसिबो कोई भ्रम नहीं है, ये एक वास्तविक न्यूरोलॉजिकल बदलाव है। जब कोई वो ताबीज या जड़ पहनता है तो उसके भीतर का डर और असुरक्षा की भावना कम हो जाती है। अच्छा, मतलब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। और बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं असल में हमारा अपना डर और तनाव ही तो होती है ना। जड़ यहाँ एक मनोवैज्ञानिक एंकर का काम करती है। ये एंकर वाली बात मुझे काफी हद तक समझ में आती है। मतलब वो जड़ लगातार दिमाग को ये संकेत देती रहती है कि तुम सुरक्षित हो। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और तांत्रिक उपाय है डैल और बुरे सपनों को दूर करने का, कि मंगलवार या शनिवार को लाई भई जड़ को तकिए के नीचे रखने से डरावने सपने नहीं आते। हाँ, और जो लोग बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं उन्हें उस जड़ को पीसकर उसका तिलक माथे पर लगाने को कहा गया है। माथे पर, मतलब ठीक दोनों भौं के बीच? हाँ, जिससे आज्ञा चक्र जागृत होता है। तो क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक पहलू है? बिल्कुल है। इस आज्ञा चक्र वाले उपाय का तंत्रिका विज्ञान से बहुत सीधा संबंध है। दोनों भौंों के बीच का हिस्सा हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है, जो तार्किक सोच और शांति का केंद्र है। अच्छा। और डर कहाँ से पैदा होता है? डर हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से एमिगडाला से पैदा होता है। हाँ, जब माथे पर उस सिद्ध जड़ का ठंडा लेप लगाया जाता है तो उसकी भौतिक शीतलता और व्यक्ति का आध्यात्मिक विश्वास, ये दोनों मिलकर मस्तिष्क की तरंगों को शांत करते हैं। और एमिगडाला की अति सक्रियता को दबा देते हैं। एग्जैक्टली। इससे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से एक अभेद्य सुरक्षा महसूस करता है। बहुत खूब। भौतिक लेप और मानसिक शांति का क्या गजब का तालमेल है। और इस सुरक्षा को सिर्फ इंसान के शरीर तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे पूरे घर के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, घर के मुख्य द्वार वाला उपाय। बिल्कुल। एक उपाय के अनुसार अगर लगे कि घर में नकारात्मकता है तो रवि पुष्य नक्षत्र या अमावस्या के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा गड्ढा खोदकर कुमकुम और अक्षत के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छुई मुई की जड़ को दबा दिया जाता है। जी, ऐसा करने से माना जाता है कि घर बंद जाता है। हाँ, कि कोई भी बुरी हवा अंदर नहीं आ सकती। ओके। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसे प्राचीन वास्तुशास्त्र में स्पेस प्यूरिफिकेशन कहा जाता है। मुख्य द्वार को किसी भी घर का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र माना जाता है। वहां एक ऐसी जड़ को स्थापित करना जिसे आप पहले ही पवित्र और रक्षक मान चुके हैं, घर के निवासियों के लिए एक कॉग्निटिव फिल्टर बना देता है। कॉग्निटिव फिल्टर? हाँ, मतलब दिमागी स्तर पर एक फिल्टर। हाँ। जब भी वे उस दरवाजे से गुजरते हैं, उनके अवचेतन मन को ये संदेश मिलता है कि वे एक सुरक्षित और सकारात्मक जगह में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे छुई मुई का पौधा जो अपनी पत्तियों को सिकोड़कर अपने चारों ओर एक भौतिक शील्ड बनाता है। बिल्कुल वैसे ही इसकी जड़ें हमारे घर और दिमाग के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा की शील्ड तैयार कर देती हैं। बहुत सुंदर तरीके से जोड़ा आपने इसे। और शायद यही वजह है कि इसके चमत्कारिक तावीज को भाग्य चमकाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पहना जाता है। मतलब जब इंसान के भीतर का डर खत्म हो जाता है और उसे लगता है कि कोई दैवीय शक्ति उसकी रक्षा कर रही है, तो वो अपने काम और व्यापार में ज्यादा साहस के साथ फैसले लेता है। बिल्कुल। और जब साहस होता तो सफलता तो अपने आप आनी है। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है तो इंसान असल में खुद के ही दिमाग को सकारात्मकता के लिए रीप्रोग्राम कर रहा होता है। सही कहा। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगी। आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में इसके उपयोग कितने भी प्रभावी क्यों न लगे, उन्हें बिना किसी योग्य और अनुभवी आयुर्वेदाचार्य की सलाह के सीधे आजमाना नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग होती है। वात, पित्त और कफ का संतुलन अलग होता है। जो जड़ी बूटी एक के लिए अमृत है, वह बिना सही मात्रा और मार्गदर्शन के दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। यह एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है श्रोताओं के लिए। और एक और बात जो स्रोतों से उभर कर आती है वो है प्रकृति के प्रति सम्मान। जी, वो तो सबसे ऊपर है। मतलब तंत्र हो या आयुर्वेद, हर जगह ये स्पष्ट किया गया है कि जड़ या पत्ते लेते समय हृदय में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। पौधे से मानो आज्ञा लेनी चाहिए, उसे बेवजह उखाड़ कर नष्ट करना अपराध माना गया है। और यह हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम केवल उसके खजाने से मदद मांग रहे हैं,
ये कृतज्ञता का भाव ही असल में किसी भी उपचार की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। जब हम प्रकृति का दोहन करने के बजाय उसका सम्मान करते हैं ना, तभी हमें उसके भीतर छिपे असली रहस्य और हीलिंग पावर प्राप्त होती है। तो माता सीता के पवित्र आंसुओं से लेकर समुद्र मंथन के अमृत तक और रक्तस्राव रोकने वाले लेप से लेकर हमारे दिमाग को शांत करने वाले तांत्रिक ताबीज तक, छुई मुई का ये सफर सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में इंसानी सभ्यता की कहानी है, जिसने प्रकृति की सबसे नाजुक रचना के भीतर सबसे बड़ी ताकत को खोज निकाला। हमारी ये गहन चर्चा हमें ये याद दिलाती है कि हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता कितनी गहरी और बहुआयामी थी। सही बात है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार जो शायद हम सबके मन में गूंजना चाहिए। जरा सोचिए, एक ऐसा पौधा जो इतना कोमल है, इतना डरपोक सा लगता है कि आपके हल्के से स्पर्श मात्र से सिकुड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है जी। फिर भी उसी पौधे की जड़ों और पत्तियों में इतनी अचूक ताकत है कि वे खून के बहाव को रोक सकती हैं और एक पूरे घर के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर सकती हैं। अगली बार जब किसी जंगल या सड़क किनारे आपकी नज़र छुई मुई या ऐसे ही किसी कमज़ोर और नाजुक से दिखने वाले जीव पर पड़े तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि उस आवरण के पीछे क्या है। बिल्कुल, कि उस कोमल और डरे हुए से आवरण के पीछे आखिर कितनी अकल्पनीय और रहस्यमयी ताकत छिपी हो सकती है। क्या पता जो बाहर से खुद को जितना समेटे हुए है वो भीतर से हमारा उतना ही बड़ा रक्षक हो। वाकई सोचने वाली बात है ये। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रकृति के ऐसे ही चमत्कारों और रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए और ज्ञान की गहराइयों में गोते लगाते रहिए।